मैं और हम, ठीक है, मैं, हम, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक में आप सभी को पता है जो और सो, ये दो जो सर्वनाम होते हैं, जो और सो, ये संबंधवाचक में आते हैं। ठीक है, यह जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक होता है। कोई, कौन, ये जो सर्वनाम होते हैं वो अनिश्चयवाचक में आते हैं। ठीक है, सर्वनाम टोटल 11 होते हैं, उनको आपको याद रखना है कि कौन सा कौन से के साथ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, ये चिन्हित करना है आपको। सर्वनाम पद कौन सा है? राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो राधा को आप देख सकते हैं, राधा किसी लड़की का नाम है। ठीक है, और सुंदर, सुंदर विशेषता बताई गई है किसी की, और विभीषण भी क्या है, हमारी संज्ञा है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, संज्ञा हो गए। और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जो वह है, ये हमारा क्या है, वह हमारा राइट ऑप्शन है। वह हमारा सर्वनाम में आता है। ठीक है, वह क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। राधा जा रही है, वह जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। को किस कारक की विभक्ति है? तो कारक होते हैं 8। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। वैसे किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक की जो संख्या है वो 6 मानी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें सबके जो कारक चिन्ह होते हैं, सबके कारक चिन्ह पता होने चाहिए। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए, ठीक है, सीता के लिए और क्या किया, मतलब मार डाला, है ना, मार डाला। तो यहाँ पर हमारे कुछ इसमें निकल जाते हैं। ये एक मतलब वाक्य है जिससे हम कारक को याद रखते हैं, लेकिन आप सीधा भी याद रख सकते हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से, है ना, अपादान से संबंध काके की अधिकरण म पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, ये जो होते हैं इनके चिन्ह होते हैं कारकों के, आपको याद रखने हैं। अब को किसके साथ आया है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, राम ने रावण को, रावण क्या है, कर्म है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। संबंध का काके की होता है, अपादान का मतलब होता है से, और कर्ता का जो विभक्ति होती है कर्ता की वो होती है ने। आगे चलते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इन विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है। हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर होता है, ये बताना है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, लिंग निर्धारण जो किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर किया जाता है, ना कि विशेषण, क्रिया या सर्वनाम के आधार पर। ठीक है, राधा जा रही है, राधा लड़की है, तो जो हमारी क्रिया है वो भी क्या आएगी, लिंग निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है? तो ये लड़की के आधार पर हो रहा है। ठीक है, जा रही है। और हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार, तो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम बताते हैं वो संज्ञा शब्दों का ही होता है, लिंग निर्धारण संज्ञा शब्दों का ही तो होता है ना। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है। कौन जो सर्वनाम है उसका गुणवाचक शब्द क्या होगा? कितने, कैसा, कितना, किस। ठीक है, ये 4 शब्द दिए गए हैं। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा? तो ये होगा कैसा। ठीक है, ये क्या होगा, कैसा होगा। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा, कैसा होगा, बाकी के असंगत हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। रहीम संज्ञा आप सभी जानते होंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है, रहीम, रहीम किसी का नाम है तो ये होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा, किसी पर्सन का मतलब किसी पर्सनल इंसान चीज का नाम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनना है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो रेखांकित पद देखो यहाँ पर आया है को।
अब आप अभी ये कहेंगे कि कर्म आएगा इसमें, लेकिन बिल्कुल कर्म नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, यहाँ पर है संप्रदान। अगर किसी को कुछ देना होता है, ठीक है, अगर किसी को कुछ देना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, कारक होता है, तो ये संप्रदान कारक होता है। ठीक है, कौन सा होता है, संप्रदान। और देना भी ऐसा जो हम वापस ना लें। ठीक है, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, इसमें ये नहीं लिखा है कि उसने 2 पुस्तकें ऐसा मतलब दे दी उसको। ठीक है, जहाँ पर दान करने की बात होती है या कुछ देने की बात होती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ मत जाइए, मत जो शब्द है ये अंडरलाइन शब्द है। ठीक है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा, निषेधवाचक, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। तो यहाँ पर मत, आप वहाँ मत जाइए, यहाँ पर निषेधवाचक अव्यय है। अव्यय अविकारी शब्दों को बोलते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या लिंग के आधार पर जिनमें बदलाव नहीं होता है, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, निषेध का मतलब होता है मनाही होती है किसी चीज की, आप वहाँ मत जाइए, ये निषेधवाचक अव्यय है। ठीक है, निपात वो शब्द होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है, मैं ही वहाँ जाना चाहता हूँ, तो इसमें ही जो शब्द है वो निपात शब्द है। किस वाक्य में विधेय विशेषण है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है, सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। तो यहाँ पर विधेय की बात कर रहा है। जो वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होते हैं जो हमारे क्रिया से पहले आते हैं, क्रिया या विशेषण से पहले आते हैं। ठीक है, और विधेय वो होते हैं जो विशेष्य के बाद में आते हैं, यानी कि संज्ञा के बाद में आते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो मेहुल का घर आलीशान है, ये क्या है, आलीशान। आलीशान क्या है, ये विधेय विशेषण में आ रहा है। आगे चलते हैं, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो इस वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा है, मतलब पदबंध कौन सा है, यहाँ पर आपको ये बताना है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, संज्ञा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। ठीक है, पुरस्कार पाने वालों में हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो विद्यालय के छात्र हैं यहाँ पर रेखांकित, और ये कौन है, संज्ञा है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, कर्म कारक के लिए को प्रयुक्त किया जाता है। आगे चलेंगे, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तोता डाली पर बैठा है, मैं या पर, मैं या पर, ये दोनों जो विभक्ति हैं वो किसकी होती हैं, तो अधिकरण कारक की होती हैं। ठीक है, वह घर में बैठा है, वह किनारे पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, किसी चीज को आधार बना करके जब हम क्या करते हैं, बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये होता है अधिकरण कारक। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद है जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम देखो, राम ने कर्ता कारक हो गया, रावण को यहाँ ये भी जरूरी है ना, मारा ये भी जरूरी है। दशरथ के पुत्र, यहाँ पर जो पुत्र शब्द है, पुत्र जो शब्द है ये सबसे कम योग्यता रखता है किसकी, कारक बनने की। ठीक है, सबसे कम योग्यता क्या रखता है, दशरथ के पुत्र मतलब पुत्र जो पद है, पुत्र जो पद है, केवल एक पुत्र वाला मतलब जो पद है वो हमें बताना है। आगे चलते हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो ये 6 कारक मानते हैं। आगे चलते हैं, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है किसी चीज का। ठीक है, अलगाव हो रहा है, अलगाव होने के जहाँ पर स्थिति होती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, मेरे घर से आपका घर तुलनात्मक चीजों में, और जो अलगाव वाली स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। कारक के भेद कितने होते हैं, तो ये कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं।
उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया, कौन सा कारक है इसमें? कर्ता, करण, अपादान या कर्म? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर देखो छल से पराजित किया, इसमें करण यानी कि करण कारक एक साधन, साधन उसने किसको बनाया? छल को बनाया। ठीक है, और साधन का जब कहीं पर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, मैंने अभी आपको बताया। जहां पर तुलना की जाती है किसी चीज की, ठीक है, तुलना जब की जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं क्या बताई जा रही है? डिफरेंस मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये अधिकरण कारक, अभी आपको बताया आधार जहां पर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक कहा जाता है। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक इनमें से किस वाक्य में है? राम को फल दो, राम को फल दो, ये कौन सा हो गया? ये तो करण कर्म कारक हो गया है ना। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, यहाँ पर संप्रदान भी हो सकता है और कर्म भी। वह कलम से लिखता है, वह यह राम की पुस्तक है, संबंधवाचक हो गया। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अपादान कारक हो गया, क्योंकि वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो हमारा वह कलम से लिखता है, साधन यहीं पर है और ये हमारा करण कारक है। ठीक है, कौन सा है? करण कारक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर हम किसी वस्तु का यूज करके, वस्तु का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं? वह ट्रेन से मथुरा जा रहा है ना, वह बस से जा जा रहा है, वह बस से गया, इस तरह का जब हम प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का प्रयोग जहाँ पे हो रहा है, साधन का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे करण कारक होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होता है? जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पर एक ही शब्द, शब्द केवल एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, है ना। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में ही कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, इसका याद रखना है। आगे चलते हैं। जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखो, जो बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर हमें बड़ी ई या बड़ा ए लगाना होता है, कहाँ पर छोटी है ना। ये बड़े छोटे ना बड़े गड़बड़ कर देते हैं। और जगदीश की हमारी जो सही होगी, देखो जगत, जगत प्लस में ईश, जगत प्लस में ईश। सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ पर भी बड़ी ई ही आएगी, है ना, यहाँ पर भी बड़ी ई आएगी। और जगत इसलिए आया है क्योंकि जगत प्लस में ईश जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या होता है? ये व्यंजन संधि इसमें होगी। व्यंजन संधि होती है जहाँ पर व्यंजन और स्वर को मिला करके क्या बना है? ये व्यंजन संधि यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में जाकर के बदल जाता है। त थ द, ये द में जाके बदल गया है। ठीक है, जगदीश बन जाता है। जो आगे देखते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर केवल 30 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा क्वेश्चन जरूर देखने हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डेली की जो हिंदी साहित्य की हमारी क्लास रहेगी उसमें 8-10 क्वेश्चन मैं साथ में व्याकरण के करवा दिया करूँगी, लेकिन क्लास तो हमारी साहित्य की ही चलेंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसे याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या व्यतिरेक? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। सो स यहाँ पर स जो वर्ण है उसकी कई बार आवृत्ति हुई है, 4 बार, है ना, 4 बार है, 3 बार है। ठीक है, सु सु सु, तो कई बार जो आवृत्ति हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। एक ही वर्ण का
बार बार आवृत्ति होने से क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, कर देना अभी, ठीक है। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए, इसमें अलंकार बताना है। ये जो अनुप्रास अलंकार है उसी के यहाँ पर भेद दिए गए हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद दिए हुए हैं, छेका अनुप्रास, वृत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर पहचानना थोड़ा सा क्या है, कठिन है। जननी तू जननी भई, तो यहाँ पर अलंकार है हमारा, देखो यहाँ पर लाटा अनुप्रास आ रहा है, ठीक है। लाटा अनुप्रास आ रहा है जब किसी यहाँ पर वर्ण नहीं बल्कि शब्द को देखा जाता है। लाटा अनुप्रास में जब एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, एक ही शब्द की या वाक्य खंड की दो बार आवृत्ति हो रही हो और अर्थ एक ही रहे, ठीक है, दो बार आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ उसका क्या है, एक ही। ऐसे यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार में दो बार एक शब्द आता है लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग होता है, और इसमें अर्थ एक ही रहता है। लाटानुप्रास जो होता है उसमें शब्द भी एक ही रहता है और उसका अर्थ भी एक ही रहता है, वहां पर क्या होता है, लाटानुप्रास होता है, इसको याद रख लेना। और वृत्या अनुप्रास है, इनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। छः का अनुप्रास कहाँ पर होता है, तो छः का अनुप्रास में स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, क्रम से होती है, मतलब ऐसा नहीं है बीच में देखो जैसे ज यहाँ पर है और जा पर यहाँ पर है लेकिन बीच में ता गया, तो ऐसा नहीं होता है। छः का अनुप्रास में है ना, बिल्कुल क्रम से होती है आवृत्ति और एक से अधिक बार होती है, वहां पर क्या होता है, और यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ठीक है। वहां पर वृत्या हमारा छः का अनुप्रास होता है। वृत्या अनुप्रास की बात करें तो एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, इसमें फिर क्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर वृत्या अनुप्रास होता है, ठीक है। लाटा अनुप्रास शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ एक ही बार एक ही रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये मैंने अभी बता दिया आपको, आप देख लीजिएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, देखो ये अलंकार हुए, छंद हुए, रस हुए, ये काव्य शास्त्र है, ये व्याकरण, ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने अभ्यास में नहीं इनको रखोगे ना, तो इनको आप भूलना स्वाभाविक है। जो बहुत ही आसान हमें लगते हैं उदाहरण, उनको भी हम भूल जाते हैं। वैसे तो पढ़ाई सब कुछ ऐसा ही होता है, मैथ ऐसा ही होता है, ग्रामर ऐसा ही होता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी ये हमारा हिंदी साहित्य का पार्ट थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा पार्ट है अगर हम कहें तो, है ना। काव्य शास्त्र का है थोड़ा सा संस्कृत टाइप में आ जाता है, और इनको भूलना स्वाभाविक है, अच्छे से इनमें कोई भी ज्ञाता नहीं बन पाता, ठीक है। अभी हमें ज्ञाता नहीं बनना है, पेपर पास करना है अपना, टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट, आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो एग्जाम के लिए आप इतना पढ़ लीजिए, डेली आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से जो पेपर है वहां तक पकड़ बन जाएगी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अनुप्रास श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कनक कनक दो बार शब्द आए हैं लेकिन दोनों बार ही इनका जो अर्थ है ना वो अलग है, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बहुत ही फेमस है वैसे ये, है ना, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता यहाँ पर। वैसे तो यमक अलंकार है ना, क्यों है कनक कनक, यहाँ पे अनुप्रास क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति है ना कि वर्ण की आवृत्ति दी हुई है। और कनक कनक एक बार सोने का, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना और एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा, क्या है, धतूरा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दो बार जो कनक शब्द आया है उसकी दोनों बार ही अलग अर्थ है उसका, सोना और धतूरा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन अर्थ हर बार अलग रहता है तब वहां पर यमक अलंकार होता है। अर्ज अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, इसमें अलंकार बताना है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार बताना है। श्लेष रूपक उपमा या उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक है। श्लेष अलंकार को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इसमें एक शब्द की आवृत्ति तो किसी की होती नहीं है और सबका अर्थ भी हमें नहीं पता रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्यों है श्लेष अलंकार, क्योंकि जो श्रुति है ये दो शब्दों में इसका दो अर्थ इसके निकल रहे हैं,
ठीक है, 2 अर्थ इसके निकल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है किस शब्द के कितने अर्थ हैं, इसलिए हम श्लेष अलंकार को थोड़ा सा पहचान नहीं पाते। मेरी सलाह आपसे यही है कि आप जितना हो सके अलंकारों का ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेना पेपरों से पहले, क्योंकि एक एक नंबर बल्कि पॉइंट से भी बच्चे रह जाते हैं और फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो जितना हो सके रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके। मैं डेली बस जो क्लास लेके आ रही हूँ रिवीजन के लिए लेके आ रही हूँ, है ना। और मैं वन लाइनर जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन याद हो जाएं, लेकिन व्याकरण को हम वन लाइनर नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। व्याकरण की क्लास हमारी ऐसे ही चलेगी, है ना, जो जरूरी जैसे होती है मैं उसको वैसे ही कराती हूँ। तो आप डेली चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। यूजीसी नेट की अगर आपको तैयारी करनी है, नोट्स वगैरह भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, कुछ फ्री में कुछ पेड जैसे भी आपको चाहिए, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना शिक्षा कंपटीशन के नाम से। अभी तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल मंडे है और कल से हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी जब भी होगा। तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मटेरियल है जो फ्री में भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और जैसे भी मिलेगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी मादकता, ये शायद दोबारा आ गया है ना। हाँ, ये दोबारा आ गया है, यमक अलंकार है इसमें, ठीक है। इसको अब हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हैं उर्वशी समान। उपर्युक्त दोहे में अलंकार बताना है यहाँ पर। तो पर बारों उर्वशी, तो पर बारों उर्वशी, यहाँ पर देखो उर्वशी, ये उर्वशी, ये उर्वशी, ये उर्वशी, 3 बार उर्वशी का प्रयोग हुआ है, लेकिन तीनों ही बार जो इसका अर्थ है ना वो क्या है, अलग है। तीनों ही बार इसका अर्थ जो है अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अलंकार कौन सा है इसमें? यमक अलंकार है। उर्वशी, एक उर्वशी का मतलब होता है तो पर बारो उर्वशी, यहाँ पर इसका अर्थ है अप्सरा। उर्वशी आपने नाम सुना होगा, अप्सरा है। दूसरी जो उर्वशी है, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का यानी कि हृदय में बसी, दिल में बसी, ठीक है, दिल में। और तीसरी उर्वशी का मतलब है उर्वशी के समान यानी कि माला, ठीक है। तीनों ही बार उर्वशी का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड्डूगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सूर सूर तुलसी शशि उड्डूगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। इसमें बताना है हमें अलंकार कौन सा है। यहाँ पे देखो सूर शब्द 2 बार आया है, सूर शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग है। एक सूर का मतलब है यहाँ पर सूर्य, और दूसरे सूर का अर्थ है यहाँ पर सूरदास, ठीक है। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर यानी कि सूरदास क्या है, सूर्य के समान बताया गया है। तुलसीदास को शशि यानी कि चंद्रमा के समान बताया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार हो गया, क्योंकि दोनों बार जो अर्थ है वो अलग है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देख लेते हैं। चिरजी वो जो री जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। विरस भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो हमारा जो अलंकार है वो तो हो जाएगा श्लेष। क्या हो गया भाई, गला सूख रहा है, कल से होली में ज़्यादा ही पीक करे कुछ। चलते हैं। श्लेष अलंकार क्यों है? विरस भानुजा का भी यहाँ पर एक से अधिक अर्थ है और हलदर का भी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, अर्थ इसमें चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। तो यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसको मैं बाद में अगली क्लास में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक कर। भाषा को टकसाली भाषा के नाम से जाना जाता है।
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से माना जाता है? ठीक है, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, और उसका सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, गुजरात से सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सबसे पहले किस विद्वान ने देवनागरी लिपि यानी कि उनका कहना था कि देवनागरी लिपि को हटाएं और रोमन लिपि को स्वीकार करें। रोमन लिपि यानी कि अंग्रेजी भाषा का उन्होंने जोड़ दिया था अंग्रेजी भाषा पर। तो ये हैं सुनीत कुमार चटर्जी। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी ने ये बात बोली थी। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल, भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। भाषा में बदलाव आते रहते हैं, उसका स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे समय परिवर्तनशील होता है, वैसे ही भाषा भी परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये किसी की मतलब बाप की जागीर हो। ठीक है, किसी की भी जागीर नहीं होती है, बिल्कुल किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये सबके लिए मतलब सार्वजनिक होती है, सामाजिक संपत्ति होती है। हर किसी का भाषा पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि हमारा होता है, किसी और का होता है। ठीक है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। और उसमें पैतृक संपत्ति नहीं होती है या होती है ऐसे लिखा हुआ आता है, असत्य सत्य पूछ लेते हैं। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है। आप कभी भी देख लेना, भाषा अनुकरण यानी कि जैसा हम दूसरों को बोलते हुए देखते हैं वही उसी भाषा का असर हमारी भाषा पर भी आ जाता है ना। तो ऐसा बिल्कुल होता है कि दो जो अनुकरण द्वारा तो हम भाषा सीखते हैं। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने माँ बाप को और उनको देख कर ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो मुंह की तरफ इतना ध्यान से देखते हैं, वो होठों को चलते हुए देखते हैं। ठीक है, और अनुकरण द्वारा बहुत सी बातों को सीख जाते हैं। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है। जब हम किसी भाषा को सीखना शुरू करते हैं तो हमें वो बहुत कठिन लगती है ना। एक छोटा बच्चा होता है जो आ अनार भी लिखना सीखता है तो उसे बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन धीरे 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 वो उसके लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं। ठीक है, भाषा परंपरागत होती है। बिल्कुल, भाषा ऐसा नहीं है कि इसको साल 2 साल 4 साल 5 साल में बदल दिया जाए। ये परंपरागत हमारी मतलब पारंपरिक तौर पर चलती रहती है। ठीक है, तो ये सभी विशेषताएं जो आपको याद रखनी है भाषा से। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये है किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी जी का ग्रंथ है कौन सा? हिंदी शब्दानुशासन, इसको याद रख लेना है। आगे चलेंगे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में इसको कहा गया है। राजभाषा आयोग जो कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब बना था ये आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर, यानी कि जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर। वैसे इन्हें बीजी खैर इस तरीके से लिखा हुआ भी आता है और कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, तो इसको हर तरीके से आपको याद रखना है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म सभी। आगे चलेंगे। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, जो ग्रिम नियम है ना, ये दिया किसने था? सबसे पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ, याकोब ग्रिम ने दिया था। ये एक जापानी विद्वान थे, याकोब याकोब ग्रिम। ठीक है, इनका नाम था। इन्होंने ग्रिम नियम दिया था और ये आया था 1822 ईस्वी में। ठीक है, 1822 ईस्वी में आया था। इस नियम का जो संबंध है वो है भारोपीय स्पर्शों से। ठीक है, ये बलाघात पर आधारित होता है। और तो इसका इतना सा याद रखना है, स्वेनिम विज्ञान या ध्वनि विज्ञान से इसका संबंध माना जाता है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह है इतिहास। ठीक है, भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है, विश्व की पूरी भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है, और जो कि इतिहास इसका मेन जो मूल है वो आधार है। ठीक है, और विश्व की भाषा परिवार भी आपको याद रखने चाहिए। 10 भाषाएं परिवार हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे भारोपीय परिवार। हमारी जो हिंदी है वो भी भारोपीय परिवार से संबंधित है। हिंदी हमारी भारोपीय परिवार से संबंधित है। इसमें भारत और यूरोपीय कुछ भाषाओं का
मिक्सचर है ये, ठीक है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा पूछा जाता है क्वेश्चन। हिंदी तो देवनागरी में लिखी जाती है, सब जानते हैं, लेकिन और कौन सी अन्य भाषा है? वो है मराठी भाषा। आगे चलते हैं। एक बार कमेंट में जरूर मुझे बता देना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर बना रही हूँ मैं, क्योंकि वन लाइनर की जो बुक है वो कोई भी आसानी से नहीं मिलती, ना ही मेरे पास है। बस जो मेरे पास बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उनसे मैंने वन लाइनर तैयार किए हैं आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। डेली आप अच्छे से रिवीजन करिए। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है गद्य विधाओं का रिवीजन, उसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं, काल हैं, वो मैंने करवा दिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी मेरी बुक, मेरे जो क्लासेस हैं उनका मेन आधार है ना। वहाँ से ही मैं क्वेश्चन है जो उठा रही हूँ। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। अपभ्रंश से हुई है, लेकिन किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश भी पूछा जाता है, या पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू एक ही भाषा का नाम है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं। खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। हरियाणवी या बांगरू एक ही नाम है, ठीक है। ये 5 उपबोलियां हैं, ठीक है। इनको याद रख लेना। पश्चिमी हिंदी की इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां ये 5 हो गई, और पूर्वी हिंदी की बोलियां केवल 3 हैं। इनको अच्छे से रट लेना। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी पे बड़ी की मात्रा आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 मात्रा, 3 अच्छे से याद रख लेना। इनके अलावा जो पूछी जाएगी वो पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से है, बिहारी हिंदी मागधी से है, ठीक है। इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मगही और भोजपुरी किस उपभाषा की बोलियां हैं? बिहारी हिंदी, ठीक है। मगही, भोजपुरी और इसके अलावा होती है मैथिली। तो ये तीनों की तीनों किसकी उपबोली हैं? तो ये हैं बिहारी हिंदी की, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो तत्कालीन यानी कि उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित हुई थी लिपि सुधार परिषद, ठीक है। लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को इसकी बैठक हुई थी, और उसकी अध्यक्षता की गई थी राधा कृष्णन जी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये है सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। इन्होंने, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। हिंदी व्याकरण नागरिक प्रचारणी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। 1920 ईस्वी में ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ठीक है। इसको याद रख लेना। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये है बिहार, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन ये बिहार में बोली जाती है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में लिखी गई हैं? त्रिलोचन शास्त्री जो कि प्रगतिवाद के कवि हैं, है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो इस इन्होंने हिंदी के अलावा और कौन सी उपभाषा में अपनी रचनाएं की हैं? तो ये है मैथिली भाषा, ठीक है। मैथिली भाषा में की थी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय भाषा दिवस, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। ओकार बहुला बोली मानी जाती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो बोली है पूर्वी भाषा की उपबोली है, ये मतलब बोली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ये ओकार बहुला है, मतलब ऊ की जो मात्रा है ना वो इसमें ज़्यादा लगती है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, सारी जो भी ये भाषाएं हैं उनकी समय सीमा आपको याद रखनी है। तो पाली भाषा की मानी जाती है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक,
ठीक है। इसके बाद आई थी कौन सी, प्राकृत भाषा, और वो 1 ईस्वी से, यानी कि 1 ईस्वी से कब तक थी, 500 ईस्वी तक। ध्यान रख लेना, ये पूर्व है, ये पूर्व में दिया हुआ है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी थी, तो ये थी प्राकृत भाषा। इसके बाद आई थी अपभ्रंश भाषा, और इसका जो समय है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, और 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी भाषा चल रही है। कौरवी किस बोली का अन्य नाम है, तो ये है खड़ी बोली। ठीक है, कौरवी को बहुत सारी नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। कौरवी भी इसे कहा जाता है, नागरी भी कहा जाता है, सरहिंदी भी कहा है, अलग अलग विद्वानों ने, हिंदुस्तानी भी इसको कहा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। मारवाड़ी किस भाषा की बोली है, तो ये राजस्थानी भाषा की है ना। आगे आपको डिटेल मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है, पश्चिमी हिंदी की है। आगे देखते हैं, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, वाक्य का। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, लेकिन आप इसमें देखो, अगर ध्यान से देखा होगा तो वाक्य विचार कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके जो ऑप्शन थे वो थे शब्दकोश, उसमें दे रखा था, हो सकता है बच्चे यही समझ ले कि शब्दकोश का ही किया जाता होगा पूरे का, है ना। जब ध्यान से नहीं पढ़े रहते हैं किसी चीज को तो कन्फ्यूजन होना जायज है। वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वाक्य का। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। राजस्थानी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, राजस्थानी भाषा की 4 प्रकार की उपबोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ठीक है, 4 प्रकार इसके होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, है ना, इधर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनमें। इनको आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अवधी भाषा एक खड़ी बोली है ना। ये 2-3 भाषाएं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बार बार। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, आपने स्पर्श व्यंजन जरूर पढ़े होंगे, तो उनमें मूर्धन्य यानी कि जिन भाषा को, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जो जिह्वा है वो मूर्धा को छूती है, मतलब टच होती है उससे, जो दांतों के पिछले वाला हिस्सा है, मसूड़ों वाला भाग, वहां से, तो ट ठ ड ढ, ये आप बोल के देख लेना, मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा है, अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, है ना। तो ये सारे यहाँ से ही, ऐसा नहीं है सारे आपसे पूछे जाएंगे, मैंने सारे आपको बता दिए, इन्हीं में से 2-4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि अवधी बोली इसमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। ठीक है, इसको याद रख लेना। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार, जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वो हिंदी की उपभाषाएं हैं 5। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये 5 उपभाषाएं हैं किसकी, हिंदी की। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो समरूप और ग्रेफीम कहते हैं, समरूप या ग्रेफीम। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी, तो ये थी अरबी फारसी। ठीक है, भारत में देखो जब मुसलमानों का राज था तो मुस्लिम भाषा थी, यानी कि अरबी फारसी थी, और जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो अंग्रेजी भाषा उन्होंने बना दी थी कोर्ट की भाषा। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना है। बाद में हिंदी के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी थी हमारे कुछ विद्वानों को, है ना, जिसका आज ये नतीजा है कि हम हिंदी बोल पा रहे हैं। और वैसे तो हिंदी बोलने में आजकल क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो बहुत ही शर्म आने लग गई है ना। आप किसी को भी देख लेना, वो इंटरव्यू भी देंगे तो सब कुछ इंग्लिश में ही बोलेंगे, है ना। तो हिंदी तो बोलने में, पढ़ने में अब शर्म आती है बच्चों को। बच्चों को क्या, सभी को आने लग गई है, क्योंकि हिंदी का जो वजूद होना चाहिए वो अभी नहीं है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा थी अरबी फारसी। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अकबर के दरबार में फारसी मतलब कौन सी भाषा बोली जाती थी, मतलब कौन सी भाषा वहाँ की जो अदालत की कार्रवाई के लिए काम आती थी, दरबार की भाषा कौन सी थी, तो वो थी हिंदी, अकबर के दरबार में। ठीक है, लेकिन बाद में जब टोडरमल के आने से फारसी भाषा को अदालती भाषा बना दिया गया था, ये भी याद रख लेना। टोडरमल हालांकि हिंदू थे,
फिर भी उन्होंने फारसी भाषा का वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया था। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राचड़ शाखा से। ठीक है, सिंधी भाषा का जो विकास है वो ब्राचड़ से हुआ है ना, पंजाबी लहंदा से, ऐसे ये भी पूछे लिए जाते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतन लाघव का अर्थ क्या है? ये उच्चारण की सुविधा। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रियतन लाघव का अर्थ क्या है? उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पहले आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ये था अपभ्रंश रूप। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पहले आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो ये था अपभ्रंश। ठीक है, इसको याद रख लेना। भाषा की लघुतम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर अगर ऑप्शन में उनको वर्ण दिख गया ना तो ठोक देंगे सीधा, है ना, वर्ण। लेकिन नहीं, यहाँ पर पूछा है लघुतम, देखते ही बस वो इतना पढ़ेंगे भाषा की लघुतम, अरे अरे ये तो वर्ण है। बिल्कुल गलत है। लघुतम पूछ रहा है, स्वतंत्र भी पूछ रहा है, सार्थक भी पूछ रहा है। ठीक है, सार्थक भी पूछ रहा है। सार्थक शब्द होते हैं, वर्ण सार्थक नहीं है। किसी एक वर्ण का इस्तेमाल आप किसी चीज के लिए नहीं कर पाते हैं, है ना, तो ये सार्थक नहीं होते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत भाषा से। ठीक है, हिंदी में अधिकांश जो शब्द हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? संस्कृत से आए हैं बहुत सारे शब्द। उर्दू वैसे तो हमारी जो भाषा है ना, इसमें हर भाषा का मिक्सचर है। आप हिंदी बोलेंगे तो देखना उसमें हर भाषा के शब्द हैं जो कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएंगे। उर्दू के भी मिलते हैं, है ना, और फारसी वगैरह के भी उसके भी मिलते हैं, अंग्रेजी के भी मिल जाते हैं। अंग्रेजी शब्द भी हम बीच बीच में बोलते ही हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो ये है खड़ी बोली। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे, इसलिए भागना नहीं है, क्वेश्चन को पूरे देखना है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो यह है मैथिली भाषा में। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहा जाता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ये है भाषा वैज्ञानिक। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करता है भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किससे होता है? तो ये वस्तुनिष्ठ शैली से होता है। ठीक है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किससे होता है? वस्तुनिष्ठ शैली से होता है। आगे देखते हैं, पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संवाददाता। ठीक है, पत्रकार मॉरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो ये संवाददाता बनाता है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है? सत्यता व नवीनता। समाचार जो भी होते हैं उनका मेन जो तत्व होता है वो है सत्यता, मतलब एक सच्चाई पर वो आधारित होने चाहिए, और नवीनता, हर दिन कुछ नई नई खोज लेके आना चाहिए। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो रिपोर्टर करते हैं, जगह जगह घूम करके। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? अगर आपकी इच्छा है, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो सहज बुद्धि होनी चाहिए और भाषा पर अधिकार। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर के लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं पर उनको, अभी आपने देखा होगा जो रिपोर्टर मतलब महाकुंभ गए हुए थे, उनमें डेली की ऐसे वीडियो बहुत सारी हमने देखी थी कि भाई उस वो बाबा उनके पीछे पड़ गए, रिपोर्टर को, है ना, चिमटा मारा, ये मारा, वो मारा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनकी जो बुद्धि है ना एकदम सरल और सहज होनी चाहिए, उनको जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए रिपोर्टर को, है ना, कहने का ये अधिकार है। और भाषा पर तो जिस भी भाषा में वो न्यूज़ दे रहे हैं, हिंदी, आपने देखा होगा जो रिपोर्टर हैं, है ना, संवाददाता जो होते हैं, एकदम टीवी में क्या धड़ाधड़, मतलब हिंदी चाहे इंग्लिश है, कुछ भी अगर उनकी भाषा है जो इम्पोर्टेंट है वो ही बोलते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम बोल करके, तोल करके और सोच करके। भाषा की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भाषा की सबसे ज़्यादा प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? तो ये होता है सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये होता है संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन यानी कि उद्देश्य। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो गर्म समाचार होते हैं ये, हिंदी में, इंग्लिश में इनको हॉट न्यूज़ बोला जाता है। ठीक है, हॉट न्यूज़ भी होती हैं, आप पढ़ लेना कभी। अनपेक्षित व
कामुकता दर्शी समाचारों को गर्म समाचारों में रखा जाता है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? श्रृंगार रस को दी जाती है। वैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो श्रृंगार है वो ऐसे लिखा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए ये शब्दावली में, लेकिन जब हम अपने फ़ोन में टाइप करते हैं ना तो यही आता है, ये वाला आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये करना पड़ता है। ठीक है, फ़ोन या जब जब भी हम टाइप करते हैं, आप टाइप करके देखना फ़ोन लैपटॉप किसी में भी ये वाला नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला इसलिए लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सही शब्द लिख करके दूँ। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पंचमा अक्षर होते हैं। आपने देखे होंगे जो ये वाले होते हैं ना, ये वाले, ये और ये और ये, पहले ये आता वैसे, और ये और ये। ठीक है, ये 5 अक्षर हैं, ये अनुनासिक व्यंजन है और ये वर्म का पंचमा अक्षर होता है। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य क्या है? कमर्शियल जो ब्रेक आती हैं उनका मतलब होता है विज्ञापन। कमर्शियल का मतलब होता है जो केवल हमारे मतलब जो विज्ञापन होते हैं ना कमाई के लिए, कमाई यानी कि इनकम के लिए जो यूज होते हैं चीज़ें। ठीक है, खसखुरा या गोरखाली भाषा कहाँ की है? तो नेपाल की राजभाषा है ये। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है, पूछ ली जाती है। कोई भी बोली है भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। कोई भी बोली भाषा, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर कैसी हो जाती है? तो सरल हो जाती है। व्यवहार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अपने अर्थ के आधार पर शब्द पढ़े होंगे और पढ़े होंगे, लेकिन व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक लिपि से हुई है। भाई इतने सारे क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं, और अगर अब तो आपको पता है चल ही हुआ होगा कितने अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ अभी पहले आप एक बटन दबा करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, बिल्कुल ज़रूर कर लेना, है ना। कर भला तो हो भला। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। ठीक है, नागरी लिपि सुधार समिति। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहाँ था? है ना, तो ये था श्रीरामपुर। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे होता है? जीविकोपार्जन। प्रयोजन मूलक का मतलब होता है ऐसी भाषा जिससे हम आगे जाकर के अपनी जीविका कमा सकें, ये होती है प्रयोजन मूलक भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है? अध्यात्म परक। ठीक है, इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है वो अध्यात्म परक है। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? कच्चायन। ठीक है, पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? तो ये कच्चायन है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से हुआ है। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या है? खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, उसके प्रस्तावक कौन थे? श्री गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था, मतलब प्रस्ताव इन्होंने दिया था वहाँ पर। ठीक है, प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त होता है? जो पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाती है। हमारी हिंदी को अभी तक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, लेकिन संविधान में उसको केवल राजभाषा का दर्जा है जो प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का नहीं है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन और कई खंडों में उसका प्रकाशन हुआ था जॉर्ज ग्रियर्सन के। इन्होंने भी हमारे हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी कुछ किया था। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। आगे चलते हैं। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरण ढांचे में किस भाषा से काफ़ी समानता रखती है? तो बांग्ला भाषा से रखती है। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरण ढांचे में किससे समानता ज़्यादा रखती है? तो बांग्ला भाषा से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र कौन से हैं? रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर आदि। कुमाऊनी ये पहाड़ी भाषा से निकली हुई हैं। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, और इनको आप याद रख लेना, ये जो उधर के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश, उधर बोली जाती हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं कहाँ से?
हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए और बाकी के उपयोगी शब्द कहाँ से ग्रहण किए जाते हैं? तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। और मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो ये हैं 22 भाषा जो हमारे संविधान में वर्णित है। अवधि भाषा की शब्दावली कैसी है? तो यह तद्भव बहुला। ठीक है, अवधि भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला। अनेक संशोधन कमीशन के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी। इसका मूल कारण क्या है? जो देवनागरी लिपि है वो अभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है और बहुत सारे कमीशन बने हैं उसके लिए, बहुत सारे मतलब आयोग वगैरह बने हैं ना, कमीशन वो आयोग बोलते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो आयोग बने थे, उसके बहुत सारे प्रयास इसके लिए किए गए लेकिन फिर भी परिपूर्ण नहीं हो पाई। इसका मूल कारण है अपनी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण। ठीक है, इसमें आक्षरिक है, आक्षरिक होने के कारण ये अक्षर हैं इसके अंदर जो कि थोड़े से कठिन लगते हैं कुछ लोगों को, इसलिए ये परिपूर्ण नहीं हो पाई है। इससे ज़्यादा सरल लोगों को अंग्रेजी लगती है सीखना। लिपियों का सही विकास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, ये लिपियों का सही विकास का क्रम है। सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भाव मूलक लिपि, फिर ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और याद रख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? 344 ए। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 344 ए में की गई थी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा दी है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। भाषा की ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं, धीरे धीरे आपको सब कराऊंगी मैं, है ना। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 6वीं शताब्दी से। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो ये रही है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। आगे चलते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? महात्मा गांधी। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? तो महात्मा गांधी के सुझाव पर की गई थी। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? राष्ट्रीय एकता का। ठीक है, लाश, कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम, बहादुर, जाजिम, ये सभी जो शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तुर्की भाषा यहाँ पर छिपा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हमारे 100 से थोड़े से कम है, शायद 91 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे ना लगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल 100% रहेगी ये मुझे पता है। ठीक है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार कर रही हूँ। कई सारी बुक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन बनाना क्या है कि मिलती नहीं है कोई आसानी से बुक, तो इसलिए इनको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आपको ये ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे इसलिए मैं इनको बना रही हूँ और बच्चों की डिमांड भी है वन लाइनर की। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कोई कसम नहीं दूंगी, लेकिन हाँ आपको अपनी ईमानदारी दिखानी है और क्या कर सकते हो। चलते हैं, बाय बाय।